अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम परदेस से देश तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, वतन की मोहब्बत में सरशार ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालाना अरबों रुपए का ज़र मुबादला भेजते हैं, जो मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने में बड़ी मदद मिलती है, लेकिन उनकी अपनी सरमायाकारी जो है वो गैर महफूज वो लोग समझते हैं। कब्ज़ा माफिया अपना असर रसूख इस्तेमाल करके ओवरसीज़ की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं और फिर मुख्तलिफ हीलों बहानों से जायदादों पर काबिज़ हो जाते हैं और फिर वक्त बदलने के साथ साथ प्रॉपर्टी की कीमत में चढ़ाव से ऐसे अनासर के दिल में मलाल पैदा हो जाता है, जबकि दूसरी जानिब ऐसे अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाते मुतल्लिका इदारों को एक तवील वक्त, एक बड़ा लंबा अरसा दरकार होता है, जिसका गिला अक्सर हम अपने प्रोग्राम्स में करते रहते हैं। नाज़रीन, ऐसे मुतासरीन का अपने हुकूमती इदारों से ये सवाल ज़रूर होता है कि मुल्की असासा समझे जाने वालों के अपने असासे गैर महफूज क्यों हैं, जिसका जवाब हुकूमती इदारों की इनकी बरवक्त सुनवाई करके देना पड़ेगा और यकीनन ऐसे इक़दाम किए भी जा रहे हैं। हमारी जो आज की स्टोरी है ये मलिक अरशद की है। मलिक अरशद का ताल्लुक़ पिंडी घेप से है और गुज़श्ता 25 सालों से ये स्वीडन में रह रहे हैं। बकौल इनके पिंडी घेप में उनकी एक ज़मीन है जिसकी निशानदेही में कब्ज़ा माफिया और मुतल्लिका पटवारियों की मिली भगत से कमी कर दी गई है। अरशद मलिक के मुताबिक ये तमाम तर मामलात 2005 में शुरू हुए, जब पहली बार उनकी तकरीबन 41 किनाल अराजी में से 32 किनाल को गायब कर दिया गया। ये तमाम तर अमल उस वक्त के पटवारी की वजह से हुआ, जिसमें 9 किनाल और उनके भाई मलिक अमजद के हिस्से में 19 किनाल ज़मीन निकली। घरेलू मामलात की वजह से अरशद मलिक अपने इस इशू पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे सके और फिर जब कुछ अरसे बाद वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि उनकी ज़मीन मलिक असगर नामी शख्स की जानिब से दूसरी पार्टी को फ़रोख्त कर दी गई है, जबकि ये ज़मीन मुतासरा शख्स ने ही ख़रीदी थी। फिर वो कैसे ज़मीन आगे फ़रोख्त कर सकता है? अरशद मलिक का मज़ीद ये भी कहना है कि ये तमाम तर अमल जो है ये इलाके के बासर अफराद और पटवारियों की मिली भगत से ही हुआ है। मामले की मज़ीद तहकीकात के लिए अरशद मलिक ने जब मौजूदा पटवारी से, जिसका नाम नईम है, उससे रब्ता किया तो उस पर मुतल्लिका पटवारी ने कुल 31 किनाल अराजी में से 24 किनाल मौके पर निकाल कर दी और कहा कि जो खाली ज़मीन नज़र आ रही है उस पर कब्ज़ा कर लो, वरना वो भी हाथ से निकल जाएगी। फिर मुतासरा शख्स ने कहा कि अपनी ज़मीन छोड़कर वो किसी और की ज़मीन कैसे हासिल कर सकते हैं। हक़ के हुसूल के लिए मलिक अरशद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से रब्ता भी किया है, लेकिन ताहाल उनकी सुनवाई नहीं हो सकी है। मेरे साथ मलिक अरशद हैं, फैज़ान अमजद हैं, ताहिर नवीद हैं वकील मुतासरा शख्स, और आमिद सईद राह हैं माहिर कानून, और हमारे जो नुमाइंदे हैं हसन मुआविया वो भी हैं, और वज़ीर बराए रेवेन्यू पंजाब मलिक अनवर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अब मलिक अरशद से बात करते हैं। मलिक अरशद साहब, अभी ताज़ा तरीन क्या अपडेट हैं आपके इस मामले को लेकर? किसी से आपने रब्ता किया, कहीं कोई कानूनी कार्रवाई की आपने? जी, काफ़ी कानूनी कार्रवाई के बाद अब हम यहाँ तक पहुँचे कि 24 कनाल ज़मीन हम दोनों भाइयों को अलाट कर दी गई है, पर अभी तक हमें कब्जा नहीं दिया जा रहा। तो बाकी कितनी रहती है? बाकी जो 32 कनाल का जो हमारा चक्कर चल रहा है उस बंदे के साथ, लियाकत शेख के साथ, वो पटवारी कहते हैं कि वो फेक फर्ज आपको दिया गया है। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर ये फेक है तो हुकूमती पेपर, इसको किसने इशू किया? तो आप इसकी इन्वेस्टिगेट करें और हमें बताएं। अगर आप इसमें कसूरवार ठहरेंगे तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, वरना हम लियाकत शेख के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अभी जो 24 कनाल आपको मिली है, 12 आपकी और 12 आपके भाई की? जी नहीं, इसमें से मेरी जो है ना अभी 5 कनाल निकली है, 19 कनाल मेरे भाई की है। तो इसमें 4 कनाल मजीद जो मेरी कम हुई थी वो खैर वो जब हम पाकिस्तान आएंगे तो उसे लियाकत शेख और मलिक असगर से बात होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने दे दिया है। तो हमारे दे दिए तो हमारे कहाँ गई है जमीन? तो इससे आप तो आपने जी बोले। जी, लास्ट नाइट जब हम वहाँ पे गए तो आज आपका नुमाइंदा भी वहाँ पे जब जमीनों पे गए तो वहाँ पे बुनियादें निकल रही हैं, प्लाट फिर फरोख्त कर दिए दूसरे बंदों को। तो हमने मलिक असगर साहब से आज रब्ता किया भी, आप जब मैंने आपसे ज़मीन खरीदी तो आप एज ए मुज़ेरा मेरी ज़मीन पे काम कर रहे थे, आपने वहाँ पे काश्तकारी की, हमें उसकी सालाना पैदावार भी देते थे। तो ज़मीनों पे कब्जा दूसरा बंदे कैसे कर सकते हैं? तो फिर वो अपनी एक नई स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं। वो कहती फलां बंदे ने कर दिया, फलां बंदे ने कर दिया। हमें तो अभी किसी समझ नहीं आ रही हमारे साथ हो क्या रहा है। सही, हसन मुआविया से पूछते हैं। जी हसन, ताज़ा तरीन क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुतासरा खानदान के साथ मौजूद हूँ
पिंडी गेब जो 1904 में तहसील वजूद में आई, लेकिन आज भी तहसील पिंडी गेब मसालिस्तान का गढ़ बन चुकी है और ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात पहले भी रुनुमा हो चुके हैं। ये जो मलिक अरशद साहब हैं और अमजद परवेज साहब हैं, ये 2009 से लेकर 2011 तक मुख्तलिफ औकात में ज़ेर काश्त रकबा खरीदते रहे हैं। मलिक अमजद परवेज और मलिक अरशद हुसैन जो पिछले 25 से 30 साल से स्वीडन में रैश वजीर हैं और तकरीबन 19 कनाल रकबा मुख्तलिफ औकात में पार्टियों से खरीदा और फिर वापस बैरून मुल्क चले गए। लेकिन जब 2018 के आखिर में ये पाकिस्तान वापस आए तो उन्हें पता चला कि इनकी जायदाद पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है। इन मुतासरा लोगों की अभी यही है कि वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से नोटिस की अपील है ताकि बैरून मुल्क में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंसाफ मिल सके, ताकि वो इतने दूर मुल्क में रह के अपने बाल बीवी बच्चों के लिए रिस्क कमाने के लिए जाते हैं, तो इन्हें इंसाफ की है कि हमें जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूदा पटवारी क्या कहते हैं? आपकी उनसे बात हुई? जी, पटवारी जितने भी आज क्योंकि इतवार था, छुट्टी थी, तो इससे पहले भी जो मुतासरा ये खानदान है इन्होंने खुद अपने हिसाब से रब्ता भी किया है पटवारियों से, लेकिन वो आए बाएं शाएं कर देते हैं और इन्हें कोई वो सही तरीके से। तो इनका जो मामला है आप भी समझते हैं कि पटवारियों की मिली भगत से हुआ है? जी बिल्कुल, ऐसे ही देखने में तो जब इनसे मेरी बात हुई है या अरशद साहब से हुई है तो उस हवाले से तो ये है कि इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं और तहसीलदार साहब से भी इन्होंने रब्ता वगैरह किया है। उस हवाले से तो फिर ये है कि इनकी जायदाद है, इनकी वो सारी चीजें इनके पास मौजूद हैं, डॉक्यूमेंटेशन सारी इनके पास मौजूद है, तो इन्हें वो पटवारी वगैरह और वो सब लोग जो है वो थोड़ा सा खराब कर रहे हैं। अच्छा, मलिक अनवर है वजीर बराए रेवेन्यू पंजाब। मलिक अनवर साहब, आपने सारा मामला सुना, ये पटवारी कल्चर कब तक इस तरह लोगों के जो मामलात है ख़राब करता रहेगा और कब्ज़ा माफिया के साथ मिलकर जो है लोगों का जो हक है वो ऐसे छीनता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पटवारी कल्चर तकरीबन जो है ये आखिरी सांसें ले रहा है और पंजाब में 80% जो है वो वैसे भी कंप्यूटर पर चली गई है और इंशाल्लाह बाकी जो रह गई है ज़मीन उसको भी हम जो गांव रह गए हैं उनको लेकर जाएंगे कंप्यूटर पर। जहाँ तक इनका मसले का तल्लक है, ये मुझे जो अपेरेंटली इनकी बात से ये लगता है कि ये शायद कोई ज़मीन थी जो इन्होंने खरीदी और इन्होंने कब्जा इनके पास नहीं था या उस वक्त दिया नहीं गया या इन्होंने दिया नहीं है, तो इनकी गैर मौजूदगी में वो ज़मीन जो है वो आगे दोबारा फरोख्त हो गई या किसी और ने कब्जा कर लिया। तो ये इंशाल्लाह इस सारी चीज को जो है हम इनसे रब्ता करके और इनको हम लेंगे, इनसे कागजात लेंगे। अगर जो पटवारी अगर इसमें इन्वॉल्व हुआ वो जो अगर जब सब इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कानूनी तौर पर, तो जो दूसरी पार्टी है जिन्होंने कब्जा किया वो जाली डॉक्यूमेंट्स ऐसे कैसे बनवा सकते हैं? वो जाली डॉक्यूमेंट्स आप देखें मैडम, ये पटवारी फर्द भी दो इशू कर देते हैं, दायर कहती है वो जब इनके कागजात देखे जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ कि पटवारी जो भी मुलव्वस हो उस पटवारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसको हम इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे। तो आप कर्नल साहब से बात करना चाहूंगा। जी प्लीज करें सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप मुझे जानते हो कि मलिक अरशद नाम है, हाजी मुश्ताक हुसैन का बेटा हूँ मैं। जी बिल्कुल जानता हूँ मैं आपको। तो सर, आप हमारे बैकग्राउंड पर अच्छी तरीके से जानते हैं, हम तो कभी किसी को कोई जरा सा नुकसान भी नहीं दिया और मलिक असगर को भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितने इशू चल रहे हैं उसकी पिंडी घेब में, और ताजगुल पठान को भी आप जानते हैं। ये लोग पैसे देते हैं, फिर बाद में रजिस्ट्री भी करा देते हैं और फिर कब्जा भी कर लेते हैं। ये इनका डायलॉग है, हम जो कुछ करना है कुछ कर लो हमारे खिलाफ, क्या कर लोगे आप हमारे खिलाफ? तो इसी तरह इस ताजगुल पठान जी इस ताजगुल पठान इंशाल्लाह मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपकी मुकम्मल इमदाद करूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है आप पे। इंशाल्लाह आप फिक्र न करें। मैं अगर पटवारी ने कोई गड़बड़ की है तो उसको पटवारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जो अभी अपडेट है ये उन्हें पता चल रहा है कि टीवी प्रोग्राम हो रहा है और हम जुल्फी बुखारी साहब से भी मिले और हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं, तो उन्होंने रातों रात फिर नई बुनियादें निकालनी शुरू कर दी, फिर नई रजिस्ट्री होनी शुरू हुई। अब हम समझ नहीं आ रही कि एक बंदे के पुराने इंतकाल हैं, कई सालों पुराने, उनको पूछा नहीं जा रहा, नए फर्ज इश्यू कर दिए गए, नए इंतकाल हो गए, कोई उनको पूछने वाला नहीं। सर नहीं, इंशाल्लाह उनको जरूर मैं उनसे पासपोर्ट होगी और इंशाल्लाह आपकी। जी सर, मेरी 23 साल की जो स्टूडेंट्स की कमाई है, आप भी जानते हैं कि हम लोग
कितने वेल सेट थे, वो तो सब बर्बाद हो गई है इस चक्कर में। नहीं इंशाल्लाह जो आपका हक है आपको मिलेगा। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अनवर साहब आपका। प्रोग्राम में मुझे एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। फैज़ान अमजद भी हैं। फैज़ान, भतीजे हैं इनके मलिक अरशद, क्या आप इन मामलात को सारा देखते हैं उनकी गैर मौजूदगी में? जी मैडम, मैं जॉब करता हूँ शरबर्जा में, पाकिस्तान में, आई फील्ड में। तो मैडम ये पिछले तकरीबन 4 महीने से मैं रोज चक्कर लगा रहा हूँ तहसीलदार पटवारी साहब के पास। ठीक है जी, रोज मतलब उन्होंने हमारी ये फाइल मुकम्मल करते करते, हमारी 24 कनाल जमीन पूरी करते करते उन्होंने मैडम 4 महीने लगा दिए। और ये 4 महीने जब इनको उन्होंने लगाए, इसके साथ साथ लोग मतलब उन्होंने कब्जे करने शुरू कर दिए। आज जब मौके पे मोहसिन भाई हमारे जब गए, उन्होंने जाके वीडियो भी बनाई, लोग मकान बना रहे हैं, लोग एरे निकाल रहे हैं। और जो मलिक असगर साहब है, जो मतलब जिससे हम लोगों ने जमीन खरीदी है, वो मतलब है कि कभी कहते हैं जी वो कोई और पार्टी का है, कभी कहते हैं कोई और पार्टी का है, कोई भी मतलब हमारा मौका सुनने के लिए तैयार नहीं। आप वकील के पास तो कानूनी तो कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं ना? जी कानूनी कार्रवाई मेरा जमीन के बारे से कि अभी हमारे पास सारी फाइलें मुकम्मल हो गई हैं। जो हमारे जितने भी इंतकाल के 24 कनाल के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हमारे पास आ गए हैं। तहसीलदार साहब की रिपोर्ट आ गई है। अभी सिर्फ उन्होंने मौके पर आके हमें जमीन पूरी करके देनी है, लेकिन वो मतलब अभी मौके पे नहीं आ रहे। हमारी यही रिक्वेस्ट है डीसीओ साहब से कि मतलब तहसीलदार साहब को, एसी साहब को मौके पे भेजे और हमें जमीन पूरी करके दें। और जो लोगों ने हमारी जमीन पे नाजायज कब्जा किए हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। अच्छा, सही है, बिल्कुल होनी चाहिए। आमिर सईद रहा है हमारे साथ। आमिर साहब, आपने इनका सारा मामला सुना है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो चीजें अभी तक मेरे ख्याल में आई, इनको अपने जो है ना, जो इनका वकील है जो जिसके साथ ये केस चल रहा है, उनके साथ जो है ना इनको सुनाना चाहिए। जो चीज उसमें सजेशन दे, वो बेहतर सजेशन वो दे सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं। ये सब प्रबली जो चीजें कह रहे हैं उसका तो मुझे आइडिया नहीं है कि इसमें क्या क्या सूरत हाल कहाँ तक है, लेकिन जो चीजें इनकी डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद ही फिर कोई फैसला किया जा सकता है। ताहिर नवीद है हमारे साथ, इनके वकील, उनसे पूछ लेते हैं ना कि इनका मामला कहाँ। ताहिर नवीद साहब, ये आप जरा कुछ बता दें कि कानूनी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? ये जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आप अरशद हुसैन साहब के मामलात के बारे में बात करना चाहती हैं? जी जाहिर है। जी अच्छा, तो मैम ये जो है जो बैकग्राउंड है इसका वो तो आपको पता ही होगा। जी बिल्कुल। हाँ जी, तो अभी पोजीशन ये है कि मलिक साहब के साथ एक लैंड माफिया है जो इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। यहाँ पे इनका एक नुमाइंदा था, पहले वो इनका भाई बना हुआ था, वो उनका अलकार बन गया और उसने ऑलमोस्ट कुछ तकरीबन 6-7 करोड़ का इनके साथ तो जो मामला है इनकी जमीन के हिसाब के लिए पैसे लिए। कुछ ट्रांजैक्शन तो जेन्युइन हो गई, लेकिन अच्छा। वो भी इनको पोजेशन डिलीवर नहीं हुई। अच्छा, तो वो मामले हैं, इन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन थी वो दी हुई है यहाँ पे तहसीलदार की कोर्ट में भी, एसी साहब के पास भी, और इन्होंने रिक्वेस्ट की है डीसीओ साहब को भी कि हमारे प्रॉपर जो जेन्युइन हमारी परचेज है वो तो कब्जा हमारे हवाले किया जाए। वो पोजीशन भी नहीं मिल रहा। और एक और मैटर है, जो बंदा मेन इनका एक नुमाइंदा था शेख लियाकत, उसने इनके तो आप तो वकील हैं, आप बेहतर तौर पर जानते हैं, जब इनकी सब जमीनों के इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो वो जाली डॉक्यूमेंट्स कैसे हावी हो सकते हैं? नहीं ऐसे जाली डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, लेकिन वो जो जेन्युइन, आपको बताया ना कि जो परचेजिंग जेन्युइन है उसमें तो कोई ऐसा मैटर नहीं है। लेकिन उसमें जो मैटर है वो है इनको पोजेशन नहीं दिया गया। जो जगह इनको दिखाई गई है वो ओरिजिनल एक मालिक था जिसने इनको रकबा सेल किया, सेल डीड इनके फेवर में कंप्लीट कराए, पैसे ले लिए, इनको जगह दिखा दी, उसमें 4 वॉल्स उनका दूदरबा मेंशन है, लेकिन बाद में वो कब्जा और लोगों को देता रहे। ये नरशद साहब होते हैं बैरून मुल्क, काफी अर्से से यहाँ पर कोई इनका नुमाइंदा भी नहीं था। अब जब इन्होंने तर्क किया अपनी जगह को पोजीशन टेक ओवर करने के लिए, तो वहां पर कुछ और नामालूम बंदे ही जो काबिज है। इसके अलावा जो मेन इनको नुकसान हुआ वो इनका एक
बंदा वो जो शेख लियाकत है वो आलाकार बन गया लैंड माफिया का। तो उसने इनके साथ धोखा फ्रॉड किया, इनसे पेमेंट्स ले ली, लेकिन कोई रजिस्ट्री बैनामे वगैरह इनके हक में तस्दीक नहीं कराए। वो कोई तकरीबन 6 करोड़ का मैटर है, तो उसके लिए भी हमने तर्क किया हुआ है। DCO साहब भी उसमें काफी फेवर कर रहे हैं। तो अभी जो जेन्युइन जो मामलात हमने प्रोसीडिंग जो चली है अभी वो थोड़ा ही अर्सा हुआ है वो चली है। जी सर। सही है जी। आमिर सईद है हमारे साथ। जी 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 आमिर सईद साहब, आपने इनके वकील की सारी बातें सुन ली, आप क्या इनको मशवरा देंगे? ठीक है जी, ये जो जिस तरह की ये कहते हैं कि हमारे पास कब्जा माफिया है, तो कब्जा माफिया के खिलाफ तो आजकल आपको पता है कि बड़ी सख्त कार्रवाई हो रही है। हाँ जी। अगर वही है कब्जा माफिया तो उसके जो कंसर्न DPO है, कंसर्न DPO को एप्लीकेशन देंगे। अगर वो इसकी बात नहीं मानता तो DIG को एप्लीकेशन दें, कंप्लेंट सेल बनाए इसके ऊपर नया। अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी के ऊपर नाजायज कब्जा करके बैठा हुआ है तो वो पुरानी बातें हो चुकी हैं कि कब्जा माफिया है तो कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। जो कोर्ट्स का कंसर्न है, अगर उसमें जो कोर्ट्स का कंसर्न है, कोर्ट्स में अगर बड़ी ये प्रॉपर्टी इनके नाम है और उन्होंने कब्जा किया हुआ है तो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का दावा कर दें, केस फाइल कर दें। वो 60 डेज के अंदर या 90 डेज के अंदर उन्होंने केस हर हाल में डिसाइड करना होता है इधर वे। सही सही। अगर ग्रुप भी होगा तो कब्जा ग्रुप डिसाइड भी हो जाएगा। अब कोर्ट्स ऑफ लॉ जो है वो आजकल आपको देती हैं। बस ये है कंसर्न जो आपके इनके एडवोकेट साहब है उनको ये चाहिए कि प्रॉपरली केस फाइल करें। जहाँ जरूरत पड़ेगी उसके अंदर जना हमें भी अगर कहेंगे तो हम भी इनको यहाँ से लीगल असिस्टेंस देनी होगी, देंगे। यहाँ किसी को पुलिस को कहना होगा हम इनको काम करवा दे सकते। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, ये जो लैंड माफिया का कानून है ठीक है बड़ा सख्त हो रहा है, अदालतें काम कर रही हैं, पर पिंडी गेब में कब्जे मजीद हो रहे हैं। मैं पहले भी एप्लीकेशन में लिख चुका हूँ। ये छोटा सा शहर है और अरबों रुपए की यहाँ पे ट्रांजेक्शन होती है और गड़बड़ होती है। तो जो मैंने DC साहब के पास, DSP साहब के पास सॉरी, वहां पे एप्लीकेशन दी, चौकी भी मार्क हुई, तो मुझे कहा क्या कर लेगी चौकी, पुलिस हमारा क्या कर लेगी? तो फिर मैं खुद कहने का अगर आपने मेरे बच्चों को हाथ लगा फिर मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ यार। पुलिस वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आज की पुलिस का मुझे नहीं पता, ये मैं 3 साल पहले की पुलिस की बात कर रहा हूँ। और दूसरा सर ये है कि ये जो बंदे हैं ना, एक इसमें ताजगोल पठान भी मशहूर है, वो भी ये लैंड माफिया है, ये रजिस्ट्री भी करा देते हैं, कब्जा भी नहीं देते, फिर बेच देते हैं। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि कब्जा ग्रुप होंगे। पिंडी गैप भी देखा हुआ है। पिंडी गैप से आगे आप अटक की जिस मर्जी तहसील में चले जाएं, जो मर्जी हो जाए। अब आपका बैठे हुए हैं ऊपर आपके मलिक साहब बैठे हुए हैं, जो आपके MNA बैठे हुए हैं, अगर वो उनको भी अगर नहीं पता है कि कब्जा ग्रुप जो है ना इस हद तक एक्टिव है, जिस खान की बात कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है मेरे ख्याल में। सर बहुत खराब है। कब्रिस्तानों पे बिल्डिंगें खड़ी हो गई, पूरे प्लाजे खड़े हैं, रफायामा की जमीनें बेच दी गई, क्या कहते हैं औकाफ की जमीनें बेच दी गई। औकाफ की जमीनों के ऊपर जिस तरह यहाँ कार्रवाई हो रही है, मेरे ख्याल में औकाफ के बंदे अगर प्रॉपर्टी उन्होंने की है तो उनके ऊपर नैब के केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। और जिन लोगों ने औकाफ, सर पिंडी ये भी कुछ भी नहीं हो रहा, मैं बता दूं। हर जगह कराची जैसे शहर में क्या कहते हैं नाजायज तजावुज़ खत्म करा रहे हैं, पर पिंडी ये में किसी की जरूरत नहीं कुछ करने की। सर लेकिन पिंडी गेब की तरफ से जब कोई एप्लीकेशन किसी को जाएगी, आप DPO को एप्लीकेशन दें कि ये जगह है, ये प्रॉपर्टी किसके नाम है, ये सरकार की प्रॉपर्टी है और सरकार की प्रॉपर्टी पे ये फलां लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स वो जगह खाली हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बंदा विसल ब्लोअर ही ना हो, कोई बंदा एप्लीकेशन न दे, तो किसको ख्वाब आ जाएगी कि सरकार की जमीन कहाँ है और कौन कब्जा करके बैठा हुआ है। इस तरह तो सैकड़ों 3 साल से मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को, वज़ीर आला साहब को, पुरानी हुकूमत भी थी तब भी, क्या नाम है इसका, अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी दी है, रईफ साहब के दौर में मैंने शुरू की है, पर अभी तक मुझे किसी को नजर नहीं आया कुछ भी हो। आपने जितनी एप्लीकेशन दी है गलत जगह पे दी है ना। आप एप्लीकेशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देंगे, उसने खाली नहीं करानी है। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देंगे, वो खाली नहीं करानी है। आप कहेंगे CM को, तो CM ने खाली नहीं करवानी है। बेसिक आपका कंसर्न है, आप एक एप्लीकेशन बनाएं और एप्लीकेशन बना के उसको DPO के ऑफिस में जाके मार्क करवाएं। DPO अगर काम नहीं करता है, उसकी जो एप्लीकेशन की मार्किंग है उसको लेके फिर हाई कोर्ट में आ जाएं। फिर अगर हाई कोर्ट उसके ऊपर नहीं करती है तो फिर एक कंसर्न है। अगर इसमें कहें कि फलां जगह कब्जा करके बैठे हुए, बात करना बड़ा आसान होता है किसी के ऊपर कि लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, लेकिन कब्जे को साबित भी करना होगा ना कि डॉक्यूमेंट्री अगर उनके पास है तो बैठे हुए हैं। इतना कानून तो अभी तक बिल्कुल अंधा नहीं हुआ या इतना तो बेलगाम नहीं हुआ कब्जा ग्रुप कि कोई सरकार की जमीन पे कब्जा करके बैठा हो और एप्लीकेशन भी जाए, जब तक उनके खिलाफ प्रॉपर फोरम पे एप्लीकेशन नहीं जाएगी। मेरी आपसे ये होगी एडवाइस आपको ये होगी
तो आप उस जगह जो सरकारी जगह है उसकी हद तक अगर कब्जे की बात है तो आप एप्लीकेशन देंगे वहां पर डीपीओ को, और डीपीओ एप्लीकेशन के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं करता है तो ये चैनल के वसादत से बैठे हुए हैं, चैनल के लोग भी आपके पास बैठे हुए हैं, ये मुझे एप्लीकेशन भिजवा दी गई है, मैं यहाँ से कार्रवाई करवा दूंगा आईजी ऑफिस। ये सर मुझे आप अपना नंबर दीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं पाकिस्तान आऊंगा तो आपसे रब्ता भी करूंगा और आपसे मजीद एडवाइस भी दूंगा। हम आपको अरशद साहब जो मलिक अनवर साहब हैं आपको उनका भी नंबर दे देंगे, आप उनसे भी रब्ता करें। मुझे ये बात की है कि वो आपकी हर मुमकिन जो है ना वो मदद भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, हम आपकी स्टोरी का फॉलो लेते रहेंगे। आमिर सईद राह हमारे साथ ही हैं। प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जो प्रोग्राम का ये हिस्सा है इसमें एक हम फॉलोअप करेंगे स्टोरी का। स्टोरी हम पहले अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं। ये मसला है मोहम्मद नज़ीर मुतासरा शख्स है जिनका ताल्लुक टोबा टेक सिंह से है। बरतानिया में ये रहते हैं। मोहम्मद बकौल मोहम्मद नज़ीर के उनकी टोबा टेक सिंह की 2 तहसीलों में ज़मीन है और इस अराज़ी में मोहम्मद नज़ीर और इनके भाई मोहम्मद बशीर मुश्तरका हिस्सेदार हैं, जिसकी उन्हें सालाना 30 लाख के करीब आमदन भी आती है और ये आमदन दोनों भाइयों में मुश्तरका तकसीम होनी चाहिए, लेकिन मोहम्मद नज़ीर के मुताबिक ऐसा नहीं हो रहा और उनका भाई मोहम्मद बशीर सारी आमदन से मुस्तफ़ीद हो रहा है और उन्हें हिस्सा देने से आपस में बिल बैठकर इनकार कर रहा है और इनकी बात भी नहीं सुन रहा। बहुत बार कोशिश भी की गई लेकिन मामला ठीक होने के बजाय मज़ीद बिगड़ गए हैं। मोहम्मद नज़ीर का ये भी कहना है कि वो बरतानिया में एक्चुअली रहते हैं, बरतानिया रहकर पैसे भी भिजवाते रहे जिसके ज़रिए उनकी भाई ज़मीन ख़रीद कर अपने नाम करवा गए और इस तरह मोहम्मद नज़ीर को अपनों का जो सहारा बनना था यही महंगा साबित हुआ। मोहम्मद नज़ीर ने अपने भाई की जानिब से संगीन नताइज की बकौल उनकी धमकियाँ दी जा रही हैं और ये सब कुछ मोहम्मद बशीर इलाकाई जो है ना वो कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं, ये स्टोरी हम पहले अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं। मोहम्मद नज़ीर से हम बात करते हैं। नज़ीर, जब हमने ये पहले प्रोग्राम किया था आपके इस मसले पर स्टोरी की थी, उसके बाद कोई आपके इस मामले पर कोई पॉजिटिव पेशरफ्त नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। जब पहले प्रोग्राम किया था तो जब मैं पाकिस्तान से वापस आया था मैंने जमीन के तकसीम की एप्लीकेशन दी थी। मेरे केस 4 अदालत में चल रहे हैं कि वही के वही है। जब मैं 1.5 साल तकरीबन होने के बाद जही मैं छोड़ कर आया था। जो मैंने इंचार्ज बनाया वो मेरी डॉटर इन लॉ का भाई है। मेरा भाई उस पर भी हर रोज पुलिस में दरखास्त देकर उसको भी बहुत तंग कर रहा है। तो अदालत में है आपका मामला? हाँ जी, अदालत में है आपका मामला? हाँ जी, मेरे 4 केस है, 1.5 साल से चल रहे हैं। उसका केस नंबर भी है 14485 ओवरसीज वालों के पास और 5 अदालतों में वो तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं, कोई फैसला नहीं करते। आपके वकील हैं हमारे साथ अब्दुल मनाम, अब उनको कॉल मिलाते हैं। नज़ीर रहमान, क्या कहते हैं इनके भाई मोहम्मद बशीर, वो इनका हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हैं इनको? जी, वो उनका ये कहना है कि ये प्रॉपर्टी जो हमने खरीदी थी ये मुश्तरका तौर पे खरीदी थी, हमें वो जो यूके में इनकी जो प्रॉपर्टी है उससे हमको ये हिस्सा दें। तो जी कह रहे हैं कि हमने यहाँ से पैसे भिजवाए हैं उनको, वैसे भी हमने मुश्तरका तौर पे तमाम कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे भी और यूके में भी जो है। तो फिर नहीं, तो वो तो ये तो इल्जाम तो लगा रहे हैं ना, तो वो अगर मुश्तरका तौर पर भी है तो इनका हिस्सा तो इनको मिलना चाहिए ना? क्या ये इसीलिए नहीं दे रहे कि वो कह रहे हैं कि इसीलिए वो ये अपना हिस्सा नहीं दे रहे कि कह रहे हैं कि हमें जो यूके में जो प्रॉपर्टी है उसमें से हमें हिस्सा दें और ये यहाँ से अपना हिस्सा वसूल कर लें। यूके में तो वो काम करते हैं, वो काम तो नहीं करते, ये इनको हिस्सा क्यों दें? इनके भाई कहते हैं कि ये हमारा जो हमारे वालिद ने ये इकट्ठी जो प्रॉपर्टी वगैरह बनाई थी, हमने यहाँ पे भी जो मेहनत की है, मेहनत मजदूरी से हमने मुश्तरका तौर पे ये तमाम प्रॉपर्टी खरीदी है। अब्दुल मनाम हमारे साथ है। अब्दुल मनाम, क्यों अदालत में ये मामला लटक रहा है? ये असल में मैडम प्रोसीजर ये होता है कि हमेशा ये
दावा जब दायर होता है, तकसीम की दरख्वास्त जब जाती है, तो पार्टीज को कॉल किया जाता है। पार्टीज मोस्टली यही करती हैं कि जिसका पोजेशन होता है वो उसकी अर्निंग खा रहे होते हैं। अब सारे का सारा रकबा जो है वो नजीर साहब के भाई जो है वो उस पर पोजेशन उनका है। अदालतों का प्रोसीजर ऐसा है कि ये मामला जो है वो होने चाहिए इमीडिएट बेसिस पे, लेकिन ये कोर्ट जो है वो इनको लिंगर ऑन करती जा रही है और कोर्ट को ये जो है वो करते हैं कि वहाँ पे कभी आते नहीं, कभी आएंगे तो कोई ना कोई दिखाई दे देंगे। सही। आमिर सईद साहब, ये बताइएगा कि इस तरह के मामला ज़्यादा इसी वजह से पैदा होते हैं कि जो बाहर लोग होते हैं वो आप आके अपने मामलात को देख नहीं सकते, तो फिर भाई हो या कोई रिश्तेदार हो वो कब्जा कर लेता है और कानूनी मामलात भी इसी वजह से बिगड़ते हैं। देखिए जी, जो बंदे बाहर रह रहे हैं ये यहाँ वालों को नहीं पता है कि वहाँ कोई डॉलर या पाउंड वहाँ दरख्तों पे लगे हुए, दरख्तों पे नहीं लगे होते। वहाँ बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को मार के वहाँ पर वो पैसे यहाँ भिजवाते हैं और यहाँ जब उसका कोई नहीं होता तो उनके लिए अखराजात भी पूरे कर रहे होते हैं, उनकी सारा कुछ जो दे रहे होते हैं ये उससे प्रॉपर्टी भी परचेज कर रहे होते हैं और बेचारे वहाँ से जब आखिरी उम्र में आकर कहते हैं कि जनाब हमें बताओ हमारी कहाँ है, तो ये कहते हैं कि हमने कमाया हुआ है सारा कुछ। तो ये उनके साथ जाती होती है। लेकिन उसके लिए एक है प्रोसीजर, यहाँ पर ओवरसीज कमीशन बना हुआ है जो कि इनकी कंप्लेंट या इनकी प्रॉपर्टीज के रिलेटेड कोई अगर चीज आई है, थ्रू बैंक आई है या किसी और रास्ते से आई है चीज, तो उनकी पेमेंट का यहाँ इंदराज होता है, क्योंकि थ्रू हमेशा ये पाकिस्तान को ज़र मुआवजा भेजते हैं और ये हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने ओवरसीज कमीशन बनाया हुआ है, कंप्लेंट सेल, उसके अंदर आके अपनी एप्लीकेशन दें, तो उसके अंदर अगर प्रॉपर्टी इनके नाम है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज वो पड़ी है तो उसके ऊपर वो जल्द से जल्द वो कोर्ट्स को भिजवाते हैं उस पर इनका फैसला जल्दी हो सके। लेकिन मेरी इनको अब तो ये तो खैर हो चुका हुआ है, लेकिन इनको सजेशन यही होगी कि जो बंदा बाहर से पैसे भिजवाया भी सही, तो यहाँ जो प्रॉपर्टी हो कम से कम ये नहीं कि साल बाद जब आए तो उस वक्त आके कहे कि भाई ये प्रॉपर्टी के अंदर मेरी पार्टनरशिप है और मेरा बाकायदा कागजात में नाम लिखा जाए। लेकिन मसला ये है कि वो जो बाहर से फेथ के ऊपर भेज रहे होते हैं, ब्लाइंड फेथ के हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, इनको देते जाएं, लेकिन वापस आते हैं तो हालात होते हैं। लेकिन ओवरसीज कमीशन में अगर एप्लीकेशन देंगे तो इनकी सुनवाई होगी और मामला जल्द से जल्द फैसला होगा। प्रोग्राम में मुझे एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब्दुल मनाम, आप कैसे कह रहे हैं कि मामलात खत्म होने वाले हैं कोर्ट में? जी, मामला मैंने ये कहा था, आपका क्वेश्चन था, आपने पूछा था कि ये मामला इस तरह लटका क्यों हुआ है। मैंने लटके होने की वजाहत की थी कि ये लटके वजह से है कि वो अर्निंग जो है, जो उस प्रॉपर्टी से जो उन्होंने नजीर साहब ने बाहर यूके में मेहनत करके अपने पैसे भेजे रहे हैं, वो करते ये रहे हैं कि भाई जो है वो आधा नाम लगवाते रहे हैं और आधा रकबा जो है वो नजीर साहब के नाम होता रहा है। लेकिन पोजेशन जो है, कब्जा जो है वो रकबे का, देखभाल जो है रकबे की और उसकी अर्निंग जो है, अच्छी खासी जो अर्निंग है वो सारी की सारी वो खुद ले रहे हैं नजीर साहब के भाई जो हैं। नजीर साहब खुद यूके में बैठे हुए हैं और ये मेरे दोस्त जो कह रहे थे कि ये प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन जो है, वो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं होती। ट्रांजैक्शन ये होती है कि अगर वो पैसे भेजते हैं, भेजने के बाद होता है उमूमन ये तौर पर ये होता है कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी, अगर तो इनका आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इन्होंने एक दूसरे को कहा हुआ था कि जी जो भी मेरी अर्निंग आएगी, जो भी प्रॉपर्टी के लिए मैं आपको पैसे भेजूंगा, वो आपने बराबर तकसीम कर लेनी है कि आधी प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा दें, आधी मेरे नाम लगवा दें। अच्छा, ऐसा तो प्रोसीजर ठीक है। अगर ऐसे नहीं कहा नजीर साहब ने, नजीर साहब का वो कहते हैं आप तो उनकी बात ही नहीं सुनते। कौन नहीं सुनता जी? आप। मैं नहीं सुनता, मैं तो नजीर साहब का काउंसिल हूँ, मैं तो उनका सारा लुक आफ्टर कर रहा हूँ केस में। जरा सुन लें, जरा बात कर लें नजीर साहब। हाँ जी, प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम है, मेरे पास वकील साहब के पास भी उसकी कंप्यूटराइज फर्ज है, उसका तो कोई रौला नहीं, वो बस कब्जा नहीं दे रहा है, यही रौला है। प्रॉपर्टी जो सारी है वो मुश्तरका है, तो वकीलों ने मुझे मशवरा दिया। नजीर साहब, ये नजीर साहब, मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपने पैसे भेजे थे, आपके भाइयों ने आधी अपने नाम लगवा ली, आधी आपके नाम लगवा दी। प्रॉपर्टी आपकी थी, पैसे आपके थे, कमाए आपने थे,
अब हिस्सा जो है वो कब्जा सारे की सारी प्रॉपर्टी पे जो है वो आप नजीर साहब के भाइयों का है और वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उससे अर्निंग ले रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन नजीर साहब को ना हिस्सा दिया जा रहा है और ना ही उनके नाम जितनी प्रॉपर्टी है उसका कब्जा दिया जा रहा है। ये बात नजीर साहब की दुरुस्त है। नजीर साहब का मैं तो इस हद तक मैं इसका काउंसिल हूँ कि मैंने इनको इनकी तकसीम करवा के देनी है, इनका रकबा अलहदा हो जाएगा और उनके भाइयों का रकबा अलहदा हो जाएगा। मैं इस हद तक काउंसिल हूँ इनका। नजीर साहब, आपने ओवरसीज कमीशन में एप्लीकेशन दी हुई है? हाँ जी, मैंने पहले दिन से दी है, केस बाद में किए हैं। तो कोई आया नहीं रिप्लाई वहां से? नहीं, कोई अप्लाई नहीं है। मैंने उनको टेलीफोन किया, मेरी जो वहाँ एप्लीकेशन है उसका नंबर है 14485। वो बोलते हैं अगले हफ्ते करें, अगले हफ्ते करें। मैं यही चाहता हूँ, प्रॉपर्टी का और कोई मुतालबा नहीं है। जो मेरे नाम है, मैंने भाई को कहा चल वो ही मुझे दे दें, वो मुझे वो भी नहीं देता। मैं जो आदि उसकी है ना वो नहीं मांगता। जो मेरे नाम पर है आदि है, या आदि से थोड़ी है, जो मेरे नाम पर है, मेरे पास फायदे हैं, मैं वो ही मांगता हूँ। और उसकी तहसीलदारों के पास मेरी केस चल रहे हैं, उनको डिवाइड करने के लिए, तकसीम करने के लिए, क्योंकि वो मुश्तरका खाते में है। कोर्टें यही फैसला नहीं कर रही कि उसकी तकसीम नहीं कर रही। रहमान, मसला क्या आ रहा है वहां पर? जा रहे हैं। अगर मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं इसमें, नजीर साहब कि नजीर साहब के साथ तो ज्यादती होती आ रही है। नजीर साहब कमाते जा रहे थे, कमा के पैसा भाइयों को भेजते, भाई जो हैं वो अपनी जो उनके नजीर साहब के पैसे से प्रॉपर्टी खरीदते रहे। आधी प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा ली, आधी नजीर साहब के नाम करवा दी। अब जो आधी नजीर साहब के नाम है वो प्रॉपर्टी भी इनको नहीं दी जा रही। इसीलिए नजीर साहब ने जो है वो ये केस दायर किया है तकसीम का, कि मेरा रकबा जो मेरे नाम है वो रकबा मुझे दे दिया जाए और जो रकबा मेरे भाइयों के नाम है वो भाई अपना रकबा अपने पास रखें, मुझे उनकी रकबे की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे उल्टा पानी बहता है कि नजीर साहब को ना इनके नाम के रकबा जो है वो उनको पोजेशन दिया जा रहा है, ना उनको जो उनसे अर्निंग हो रही है, ना इनको वो उनको कमाई दी जा रही है। इनको किसी किस्म की कोई चीज रिकवर नहीं हो रही। अब सितम ज़रीफ़ी यही है कि ये 2-3 महीने बेचारे इधर रहे हैं, रह के इन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी एक ओवरसीज कंप्लेंट सेल होता है, वहां पे भी उन्होंने एप्लीकेशन की, वहां पे भी किसी किस्म की इनकी सुनवाई नहीं हुई। अब जो इनके मुनीर साहब हैं, इनके मेरा ख्याल भांजे अजीज हैं इनके, वो बेचारे जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, आके जो है वो कभी कोर्ट नहीं होती, कभी ये स्ट्राइक्स होती हैं, ये अदालती प्रोसीजर जो है वो बस अल्लाह के रहमो करम पे है कि जो चल रहा है, किसी को इंसाफ मिल गया, किसी को ना मिला, इस किस्म की पोजीशन है। सही। आमिर साहब, आप इन्हें क्या मशवरा देंगे? देखिए जी, अभी ये कह रहे हैं कि जब तक प्रॉपर्टी उनके पास है और पार्टीशन का सूट चल रहा है, तो उसमें मेरी इनको ये सजेशन होगी कि ये उसके अंदर एक एप्लीकेशन दें जज साहब को, रिसीवर अपॉइंट किया जाए उस प्रॉपर्टी के ऊपर, कि जब तक केस का डिसीजन नहीं हो जाता उस वक्त तक उस प्रॉपर्टी से जो आमदन आ रही है वो प्रॉपरली कोर्ट में जमा हो और तकसीम चलती रहे उसके ऊपर। ये नहीं कि वो प्रॉपर्टी से पैसा भी कमा रहे हैं और कमा के वो लिटिगेशन में लगा रहे हैं, ये पैसे अपनी जेब से लगा रहे हैं। ये रिसीवर की एप्लीकेशन दें कोर्ट के अंदर और कोर्ट उसके ऊपर रिसीवर प्रॉपर्टी की मुकर्रर कर देगी जब तक वो पार्टीशन का फैसला नहीं हो जाता है। दूसरी बात, जो ओवरसीज कमीशन वाली बात है, ओवरसीज कमीशन जो है ना, आपका 90 डेज के अंदर अगर नहीं करता है तो उसके पास आपके पास रेमेडी है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं कि ये कमीशन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर सकता है, अब फिर भी नहीं कर रहे, तो उससे पहले आप उसकी सीएम कंप्लेंट सेल बनाया गया, उस कंप्लेंट सेल के अंदर ओवरसीज, क्योंकि हमारे मुल्क का साजा है, उन्होंने अगर कुछ किया है तो उनके लिए वो 90 डेज में फैसला नहीं होता, तो आगे 10 दिन का टाइम है, वो आपका मसाइल जो है ना वो 10 दिन के अंदर फॉलो अप करके आपके मसाइल को हल कर लेते हैं। तो आप एप्लीकेशन दें उसके ऊपर, इनका जो CMIT बनी हुई है, इनके ऊपर आपकी CM की जो कमेटी बनी हुई है, जो उसको एप्लीकेशन दें, उसके ऊपर आपका डिसीजन जल्द से जल्द हो जाएगा। ठीक है अब्दुल मनाम साहब, इससे पहले कि मैं क्लोजिंग करूं, आपको पूछना चाहेंगे आमिर सईद साहब से कुछ? ठीक है, बात इनकी वर्शन ठीक है, सजेशन इनकी ठीक है। अब होता यह है कि रिसीवर मुकर्रर हो जाता है, रिसीवर भी उनके गांव का या लंबरदार होगा जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा,
लंबरदार होता है या यहाँ पे यूनियन काउंसिल का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वहाँ पे इन दो अफराद जो गवर्नमेंट के सेमी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन दोनों में से कोई भी होगा। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि लंबरदार जो है वो भी इनकी साइड पे है, नज़ीर साहब के यानी अंगेज पार्टी में। अच्छा। और जो दूसरा है वहाँ पे चेयरमैन है यूनियन काउंसिल का, वो भी इनका जो है वो अपोजिट पार्टी है। तो अब मुसीबत यही बनेगी कि रिसीवर के लिए एप्लीकेशन हम दे सकते थे, हमारे नॉलेज में है कि रिसीवर का काम हो सकता है, लेकिन वो भी जो दोनों रिप्रेजेंटेटिव हैं वो दोनों के दोनों जो हैं वो उनके साथ मिले हुए हैं। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि अगर मैं करता हूं और कोर्ट जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को कर देती है, ऑर्डर हो जाता है, देन इनके लिए दोबारा फिर वही प्रोसीजर चलेगा, लंबा चौड़ा जो है वो सिलसिला होगा। लेकिन उसमें सिर्फ ये हो सकता है अगर नज़ीर साहब चाहेंगे तो एप्लीकेशन मैं दे देता हूँ, पार्टी चाहे वो उनकी मुखालफ है चाहे साइड पे है, क्योंकि रिसीवर का काम होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी से जो फसलात होंगी, जो अर्निंग होगी, वो उसको कम शो करेगा, उसके रेट्स कम शो कर लेगा, उसकी जो सर्विसेज हैं उसके रेट्स ज्यादा कर देगा, लेकिन कुछ ना कुछ इनको मिलना शुरू हो जाएगा। ये बात दुरुस्त है इनकी, आमिर साहब की ये बात दुरुस्त है कि रिसीवर कुछ ना कुछ इनको रिकवर करके दे सकता है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। हम इस पर मजीद जो है ना वो दोबारा लेते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।